दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं। जैसा कि आप सभी को पता है डेटा शीट आ गई है और एग्जाम की तैयारियों में आप बिल्कुल तन मन धन से लग चुके हैं। तो कुछ बच्चों के साथ डिमांड आई कि सर बिजनेस एनवायरनमेंट भी पैरेलल चलने दो। ठीक है, फाइनेंस का सब्जेक्ट पैरेलल चालू करा है मैंने, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का पैरेलल चालू करा है, बिजनेस एनवायरनमेंट। मेरा टारगेट है कि आपका 10 जुलाई तक मैं लगभग सारा कोर्स कंप्लीट करा दूं और तब आपके पास केवल अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, कोई आपकी प्रॉब्लम होगी उस पर बात करेंगे और जल्द से जल्द आपके सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अपन जाएंगे। बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब अगर जैसा मैंने आपको बताया उसका लगभग आपने अगर 70% भी समझ लिया तो एग्जाम में 90 प्लस ले आओगे। याद रखना, अगर 70 प्लस भी समझ लिया तो 90 प्लस ले आओगे। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एमबीए सेकंड सेमेस्टर में इससे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता। तो चलिए इस सब्जेक्ट की भी बात करेंगे, सारी चीजों की डिटेल के अंदर बात करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, ये कॉमन सब्जेक्ट चलता है बिजनेस एनवायरनमेंट, एमबीए में भी है, पीजीडीबीएम में भी है, बीटेक में भी है, बीबीए में भी है, बीकॉम में भी है, अब तो 12th बोर्ड में भी है। ठीक है, और एमकॉम में अंदर भी है और यूजीसी नेट के अंदर भी ये के कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट है और पैरेलल बार बार एक ही चीजें अपन रिपीट होके पढ़ते हैं और बहुत इजी है। आप बस मुझे ध्यान से सुनिए, पीपीटी को अच्छे से देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दूंगा। अगर रह जाती है तो मेरे को रिमाइंड करा देना, क्योंकि आप सबको तो पता ही है थोड़ा मुझे भूलने की आदत है। पर सारी चीज़ें मैं चाहता हूं कि आपके पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट पहुंचे और अपन सब पैरेलल और हंसते गाते हुए ये अच्छे से निकले अपना। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आता है मैं जो पढ़ाता हूं कि नहीं समझ में आता, कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूं। प्लीज़ लेट मी नो। जैसे एक स्टूडेंट ने कहा सर आप एग्जाम्पल थोड़े और मैनेजमेंट रिलेवेंट, तो अपन वो भी कोशिश करें। सारी अपन चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे को प्लीज़ गाइड करेंगे, प्लीज़ बताएंगे कि कमेंट करके कि सर समझ में आया नहीं आया। चलिए इधर उधर की बातें सब हो गई। बिजनेस एनवायरनमेंट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की बात करेंगे इसके अंदर। जैसे कि आपको पता है एमबीए सेकंड सेम में ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है, देखना, एक सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट इटसेल्फ इट सब्जेक्ट, मतलब बीबीए बीकॉम एमकॉम में केवल बिजनेस एनवायरनमेंट आता है। जब हम एमबीए में जाते हैं तो लीगल एस्पेक्ट भी उसके साथ जोड़ देते हैं, लॉ के अंदर भी आ जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो अपन आगे जब सेकंड थर्ड यूनिट में जाएंगे तब अपन इसके लीगल एस्पेक्ट की भी बात करेंगे। अब बेसिकली, अच्छा ग्रीन कलर लेकर आए हैं, बढ़िया लग रहा है ना आज, है ना, कुछ नया होते रहना चाहिए। थोड़ा एनवायरनमेंट का था तो मैंने कहा चलो ग्रीन कलर डाल देते हैं। ठीक है, आप बताइएगा इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ग्रीन कलर में। ठीक है, हाँ, मीनिंग ऑफ बिजनेस पहला इसका टॉपिक है, मीनिंग ऑफ बिजनेस। अब बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस इज अ kind of the thing, purchase a product for a selling, purchase a particular product for a selling, it's called business। यानी कि किसी प्रोडक्ट को खरीदना बेचने के लिए, ज्यादा में बेचने के लिए। एंड द इंटेंशन इज द प्रॉफिट मेकिंग। इंटेंशन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मेकिंग। मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा चैरिटी में देने के लिए, दान दक्षिणा करने के लिए, तो वो बिजनेस नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर सेलिंग एंड गेनिंग अ पर्टिकुलर प्रॉफिट, और डिटरमाइनिंग और एज्यूमिंग फॉर गेनिंग अ पर्टिकुलर प्रॉफिट। यानी कि अभी हमको प्रॉफिट ना मिले लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट मिले, एम हमेशा प्रॉफिट का ही होना चाहिए। वैसे इसकी बुकिश डेफिनेशन क्या है? बिजनेस इज डिफाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज engaged in a commercial, industrial and professional activity. Business can be profit entities। याद रखना, नॉन प्रॉफिट के लिए कोई बिजनेस नहीं होता। तो सर एनजीओ भी तो होते हैं, वो भी तो बिजनेस करते हैं। देयर इज अ डिफरेंट एंटिटी, उनको उनका एस्पेक्ट ही अलग बना दिया है, देयर इज अ एस्पेक्ट अलग बना दिया, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप बना दिया, वो बिजनेस का टाइप नहीं है। बिजनेस होगा तो प्रॉफिट होगा, याद रखना। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टाइप बना दिया है, ये अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है, मींस कि दैट इज नॉट अ बिजनेस, दैट इज अ सम काइंड ऑफ सोशल वर्क। ओके, बिजनेस टाइप रेंज विद द लिमिटेड लायबिलिटी। अपन बिजनेस टाइप की बात में डिटेल में बात करेंगे इसी के अंदर, अभी यहाँ रहने देते हैं। एंड व्हाट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट? यहां पर याद रखना, बिजनेस एनवायरनमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है बिजनेस और दूसरा है एनवायरनमेंट। तो जब हम बिजनेस और एनवायरनमेंट दो वर्ड जोड़ते हैं तो पहला वर्ड तो बिजनेस हमने समझ लिया। अब परचेजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, गोइंग फॉर अ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन, एंड फॉर पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्निंग।
एंड एनवायरमेंट क्या, द सराउंडिंग अराउंड अस, द सराउंडिंग अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास है वो एनवायरमेंट है। अब इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट हो सकता है, लीगल एनवायरमेंट हो सकता है, नेचुरल एनवायरमेंट हो सकता है, मैन मेड एनवायरमेंट हो सकता है, देयर इज एन काइंड्स ऑफ द एनवायरमेंट, द सराउंडिंग अराउंड अस, इट्स कॉल्ड एनवायरमेंट। अब जब इन दोनों का कॉम्बो बना देते हैं, द बिजनेस प्लस एनवायरमेंट, दैट इज कॉल्ड, जो भी बिजनेस के सराउंडिंग अराउंड द बिजनेस, इट्स कॉल्ड द बिजनेस एनवायरमेंट। सराउंडिंग अराउंड द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट इंडिकेट द एग्रीगेट टोटल ऑल पीपल, क्या क्या जुड़े हुए रहते हैं, सारे लोग, ऑर्गेनाइजेशन, अदर फोर्सेस आउटसाइड पावर ऑफ द इंडस्ट्री, बट मेनी अफेक्ट द प्रोडक्शन, may affect the production, sorry many नहीं, may affect the production। तो इसके अंदर पॉइंट क्या है, इसके अंदर यही पॉइंट है, the surrounding around the business is called the business environment। इसके अंदर बेसिक कौन कौन से पॉइंट है, इसके अंदर पीपल है, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, लॉज है, नेचुरल क्लाइमेट है, ये अपन आगे और डिटेल में बात करेंगे। यहाँ तक बेसिक फंडा तो क्लियर हुआ, अभी तक बिजनेस एनवायरमेंट। देयर इज द टाइप्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना ये गवर्नमेंट द्वारा एंटिटी में टाइप्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। इसमें एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है जिसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया, लेकिन दीज आर द टाइप्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये कौन कौन से टाइप हैं, थोड़ा इसको डिटेल में अपन देख लेते हैं। पहला है, थोड़ा सा मैंने, हाँ यहाँ पर अब सही है, थोड़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एकल स्वामित्व के, जो इकलौता कोई व्यक्ति बिजनेस चला रहा है, जैसे कि कोई, मैंने कल उठ के एक ग्रोसरी शॉप ओपन कर ली, किराना की दुकान वो खोल ली, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस हो गया। मिस्टर पिंटू ने कोई दुकान ओपन करी है, रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एक व्यक्ति ओनर है। देन द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है, व्हेन द 2 और मोर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस, यानी कि 2 और 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ में बिजनेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहलाते हैं। याद रखना मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, सॉरी इसमें कलर मैं शायद ब्लू ले लेता हूं। मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं और मैक्सिमम 50, याद रखना। वैसे कहीं कहीं 100 भी दे रखा है, लेकिन वो डिफरेंट एस्पेक्ट में है। 2000 कंपनी एक्ट 2013 में 100 कर दिया था, लेकिन 1956 का मेरे को याद है। तो पार्टनरशिप में एक नंबर के अंदर कभी क्वेश्चन आ गया तो कि पार्टनरशिप में कितने नंबर होता है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, इतना ही याद रखना। और अगर 50 और 100 आता है तो 100 पर राइट करना है आपको, लेकिन आएगा 50 मेरे को जहां तक पता है, ठीक है। पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड, लिमिटेड पार्टनरशिप। द लिमिटेड पार्टनरशिप कब होती है, जब कोई बंदा माइनर हो, कि हमने उसको केवल प्रॉफिट के लिए जोड़ दिया। क्या माइनर के साथ पार्टनरशिप करी, 5 साल के बच्चे के साथ मैंने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करा, लॉस हुआ तो कह दिया भैया ला पैसे ला, तेरे से लॉस हो गया, तो ऐसा हम मैं नहीं कर सकता। लिमिटेड पार्टनरशिप मींस कि कुछ पर्टिकुलर रेशो के लिए, कुछ पर्टिकुलर प्रॉफिट के मार्जिन के लिए, कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे ही जब हमारी लायबिलिटी फिक्स कर दी जाती है, उसको लिमिटेड पार्टनरशिप कहते हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपने बहुत सुना होगा, एक बहुत बड़ा फ्रॉडुलेंट केस चला था आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, पूरा पैन इंडिया उनका स्कैम था आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कुछ लोगों के द्वारा चलाई गई संस्था जो प्रॉफिट मेकिंग का काम करती है। ये होती तो पार्टनरशिप जैसा है, लेकिन इसका डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, मतलब इसकी लीगल एंटिटी अलग होती है ना। कोऑपरेटिव संस्था, तो जैसे कि आपको एक बहुत अच्छी कोऑपरेटिव संस्था का नाम बताता हूं, अमूल। अमूल क्या है, कोऑपरेटिव संस्था है। अब इसका मेन मोटो क्या होता है, इसका मेन मोटो होता है कि वहीं के लोगों का विकास करना जो उससे जुड़े हुए, मींस के कोऑपरेटिव यानी सहकारिता समिति। अब इसका मेन एम क्या है, जैसे अमूल आपने देखा होगा जहां पे भी उसका प्लांट है वहां के किसानों से दूध लेके मार्केट में सेल आउट करता है, दूध दही पनीर सब उसका बनाता है। अमूल के खुद के प्लांट नहीं है, खुद की गौशाला नहीं है, वो वहां के किसानों से लेता है और वहां के जगह को डेवलप करता है, मींस, और वहां के किसान उसके पार्टनर भी रहते हैं। कुछ 1% आधा परसेंट के लिए नंबर ऑफ शेयर्स उनको दिए जाते हैं, कुछ लोन फैसिलिटी दी जाती है, बस फैसिलिटी दी जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। कौन, क्योंकि वो उनको केवल सप्लाई कर रहे हैं। दिस आर द स्कीम ऑफ द कोऑपरेटिव। देन है एलएलसी। एलएलसी वैसे बेसिकली दोनों का मिक्सअप होता है, कोऑपरेटिव भी होती है और उसमें पार्टनरशिप भी होती है। इसको एलएलसी को ना याद रख के, यहाँ पर एलएलसी को याद ना रख के हम याद रखेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI को याद रखेंगे। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या है, द ग्रुप ऑफ पीपल फॉर वर्किंग टुगेदर। इट्स काइंड ऑफ कि हमारे एक कॉलोनी के अंदर कुछ प्रमुख बने हुए हैं, एक प्रमुख है और 5 जने उसके अंडर में काम करते हैं फॉर द सोसाइटी वेलफेयर, कि यार वो
आपको क्या करना है, वॉचमैन की सैलरी देनी है, नालियाँ साफ करानी है, उसके लिए स्वीपर की सैलरी देनी है। तो दैट काइंड ऑफ द थिंग्स द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर टास्क फॉर द पर्टिकुलर सोसाइटी आपके रीजन में भी होगा, तो दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इतनी बात समझ में आई। अभी तक मैंने बताया सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड, एक कंपनी इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बिजनेस के टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए इसमें अंदर कंपनी नहीं, बट अपन उसको भी डिस्कस कर लेंगे। कोऑपरेटिव हो गया, एलएलसी हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ा सा इसको मेरे को इधर करना पड़ेगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? इज बेसिकली अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, जैसे कि नारायण सेवा संस्थान है हमारे यहाँ पर। आपको पता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का सबसे बड़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? एनजीओ, हमारा बीसीसीआई। आप सर्च कीजिएगा, जो बीसीसीआई जो हमारा क्रिकेट एसोसिएशन है, कितना करोड़ों अरबों रुपया आता है, लेकिन देयर इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका एम क्या होता है? ये जिस बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं उसके बेटरमेंट के लिए, उस इंडस्ट्री के बेटरमेंट के लिए ही कर सकते हैं। मतलब बीसीसीआई चाहे कि वो करोड़ों रुपया खर्च करके हॉकी एसोसिएशन को दे दे या फुटबॉल एसोसिएशन को दे दे, तो वो नहीं दे सकता, बिकॉज देयर इज द लिमिटेड। आप एनजीओ, आप केवल क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कोई एक्टिविटी कर सकते हो, देयर इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बेसिकली वेलफेयर के लिए होती है, इनका टैक्स फ्री रहता है, इसलिए अधिकतर जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी होती है वो खुद को बाद में जाके एनजीओ डिक्लेयर कर देती है। नेक्स्ट कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव इसको अपन छोड़ देते हैं, इस वाले पॉइंट को, कोऑपरेटिव को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर कवर करा दिया है। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं, चलिए बता देते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कंपनी के बारे में। कंपनी भी इज ए काइंड ऑफ बिजनेस। कंपनी में भी दो है, एक है पब्लिक और दूसरा है प्राइवेट। जो कंपनी शेयर इशू कर सकती है, जो कंपनी शेयर इशू कर सकती है पब्लिक के लिए, वो पब्लिक कंपनी कहलाती है और खुद के नाम के आगे पब्लिक लिमिटेड यूज करती है, और जो खुद के नाम के आगे लिमिटेड वर्ड यूज करती है, और जो खुद के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती है, जो शेयर इशू नहीं कर सकती, उसको प्राइवेट कंपनी कहते हैं। तो सर इसकी डेफिनेशन क्या है? जो कंपनी एक्ट 2013 में पब्लिक कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हो वो कंपनी, पब्लिक कंपनी, और जो प्राइवेट के नाम से रजिस्टर्ड हो वो प्राइवेट कंपनी। तो सर कंपनी की डेफिनेशन क्या है? आपको जान के आश्चर्य होगा, देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन। कोई कह सकता है कि कंपनी ये है, नेट पे भी आपको बहुत से लाइनें मिल जाएगी, लेकिन कंपनी की वास्तविकता में कोई डेफिनेशन नहीं। कंपनी उसी को कहते हैं जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो वो कंपनी, बिकॉज देयर इज आर्टिफिशियल पर्सन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। कोऑपरेटिव वाला वापस से छोड़ दीजिएगा, ये वाला पॉइंट, बाकी के ऊपर के सारे क्लियर कर दीजिएगा ना आप, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड, कोऑपरेटिव और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और एक फर्म भी होती है। फर्म में भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल टाइप ही होती है, मीन्स के आप ये समझ सकते हैं कि बॉडी फर्म का भी सेम कैटेगरी होती है, बस फर्म जो होती है वो कुछ बंदों के नाम पे रजिस्टर्ड होती है, वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होती। लाइक व्यास एंड फैमिली फर्म, तो यहाँ जब व्यास एंड फैमिली लिख दिया तो वो फैमिली भी उसके अंदर इंक्लूड हो गई, तो उनकी भी पूरी लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, उनका भी प्रॉफिट में हिस्सा हो गया, तो दैट इज काइंड ऑफ वन काइंड ऑफ फर्म। बस इसका कोई मेजर आपको डिफरेंस बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में तो समझने की जरूरत नहीं है। जब मैं इकोनॉमिक्स में या इसके अंदर जब अपन जीएसटी के मैं क्लास लेता हूँ तब ये सारी चीजें डिटेल में इसको बताता हूं, लेकिन अभी यहाँ पर इतना ही, ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और अननेसेसरी की चीजें भी मेरे हाथ से डिलीवर ना हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक है एग्जाम में आने वाला। याद रखना ये टॉपिक ऐसा है, जब मैंने एमबीए किया था तब भी आ रहा था, आज मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी आ रहा है लगातार। मैंने 2011 में एमबीए किया था, आज मैं राज बता देता हूँ आपको। आज चल रहा है 2022, 11 ईयर कंटिन्यूस मैं टीचिंग लाइन में ही हूँ। सॉरी 1 ईयर तो मैं इंडस्ट्री लाइन में था, उसके बाद 10 ईयर से टीचिंग लाइन में हूँ। उसमें पीएचडी हुई, बहुत सारे अवार्ड्स आए, कुछ बेस्ट प्रेजेंटर का भी अवार्ड मिला, कुछ पेपर भी पब्लिश हुए, कुछ बुक्स भी पब्लिश हुई। बट शॉर्ट एनालिसिस जहाँ का तहाँ ही है। शॉर्ट एनालिसिस आज भी पूछा जाता है और बार बार पूछा जा रहा है। एक सेकंड के लिए थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएशन में भी सही कर लेता हूँ। हाँ, थोड़ा सा हुआ था, मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस जहाँ का है वो वही है। और ये बार बार एग्जाम में, मतलब मैंने एनवायरनमेंट का कोई पेपर नहीं देखा, बिजनेस कम्युनिकेशन में भी कोई पेपर नहीं देखा जो स्वॉट एनालिसिस नहीं आता। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत बार बार पूछा जाता है। चलिए आइए वापस से समझ लेते हैं। एक बार तो आपको आता होगा, मैंने क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन में भी ये बताया है एक बार। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। जब किसी कंपनी को या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जब किसी बिजनेस को अपने बिजनेस के बारे में एनालिसिस करना होता है,
अपने बिजनेस के बारे में क्या एनालिसिस करना है कि बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कितनी मेरे को प्रोडक्ट की प्राइस रखनी, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेनी, ईच एंड एवरीथिंग जब एनालिसिस करना होता है तो वो उसके लिए शॉर्ट एनालिसिस यूज करते हैं। या मेरे को अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो मैं उस बिजनेस के शॉर्ट एनालिसिस करता हूं। तो ये शॉर्ट एनालिसिस क्या है? एस स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ यानी ताकत, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी और टी थ्रेट। अब एक एक पॉइंट बड़े आसानी से समझा देता हूं, बिल्कुल एकदम याद हो जाएंगे आपको। शॉर्ट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब स्ट्रेंथ क्या है? कोई बिजनेस की यूनिक प्रोडक्ट उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, उसकी मैन पावर उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, उसकी कैपिटल उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, उसकी लेबर उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, उसका जगह, अरे मौके की जगह है भैया, उस जगह पे तो कुछ भी बिजनेस करोगे चल जाएगा। मींस कि उसकी लैंड उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। मींस अ बिजनेस हैविंग अ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ, मतलब उसकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी। वो कुछ भी लेबर हो सकती, कैपिटल हो सकती है। हर बिजनेस की अलग अलग होती है। जैसे हाथ की 5 उंगलियां अलग अलग होती है, उसी तरीके हर बिजनेस की स्ट्रेंथ अलग होती है। कहीं पे लेबर अच्छी है, कहीं पे क्वालिटी प्रोडक्ट है, कहीं पे अगर एक होटल में जाएंगे तो एक होटल में कहीं पे एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिलेगा, कहीं पे टेस्ट अच्छा मिलेगा, कहीं पे वहाँ की हॉस्पिटलिटी यानी कि सर्व करने का तरीका अच्छा मिलेगा, कहीं आपके कोई घर के नजदीक होगी। तो दैट इज द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वीकनेस। वीकनेस मतलब उस बिजनेस की कमजोरी, यानी कि वो किसके अंदर वीक है। ठीक है, मत की कॉस्ट लग रही है उसकी ज्यादा, लेबर सप्लाई में दिक्कत है, वेंडिंग में मशीन में दिक्कत है, प्रोडक्ट डिलीवरी में दिक्कत है, हॉस्पिटल में दिक्कत है। मींस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द वीकनेस अबाउट द बिजनेस, कि बिजनेस की वीकनेस कहाँ है। ठीक है, मंथली सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत है, पुअर ऑप्टिमाइजेशन है उसका। यहाँ पे मैंने डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आपको बिजनेस के एस्पेक्ट से सोचना है। मींस कि एक जनरल पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, बिजनेस की वीकनेस क्या क्या हो सकती है? कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटर याद रखना, ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ना, ये इंटरनल पार्ट है। यहां पर आपको इंटरनल चीजें लिखनी है। स्ट्रेंथ यानी खुद की और वीकनेस यानी खुद की, यानी कि कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा नहीं, कंपनी में पे स्केल ज्यादा है, कंपनी में रिटेंशन रेशो कम है, कंपनी बहुत रिमोट एरिया में है, ये उसकी वीकनेस होगी। इसके अपोजिट कर दोगे तो स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब आ जाते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि कंपनी आगे क्या उसके पास फ्यूचर प्लान है, मींस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये बात आ जाती है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। टी स्टैंड फॉर थ्रेट। ठीक है, अब ये आ जाती है एक्सटर्नल बातें। कौन सी बातें? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। ये इंटरनल एक्सटर्नल यही इसलिए एक्सप्लेन कर दिया, आगे डिटेल में आने वाला है। जहां तक मुझे फर्स्ट यूनिट याद है, ये आगे डिटेल में आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब कितनी याद है देखते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब क्या हो रहा है कि अपॉर्चुनिटी का मतलब कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आप सबको पता है अब 5G लॉन्च होने वाला है और नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि 2030 आते आते हम 6G भी लॉन्च कर देंगे। मतलब 2030 तक हम 6G स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी 5G का जमाना रहेगा 7-8 साल। तो अब देयर इज अ अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। अगर मेरे पास कोई इस तरीके के मोबाइल फोन की कंपनी है जो 5G कंफर्टेबल है, वो तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। नए बिजनेस एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। जैसे कोविड के काल में जो अपॉर्चुनिटी क्या बन गई थी, अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गए थे। यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग वालों ने दबा के कमाया, पेटीएम ने दबा के शेयर कमाए। बाद में वो बता पड़ा पेटीएम के शेयर 1500 के शेयर 600 पे आ गए, लेकिन पेटीएम ने दबा के उस समय बिजनेस किया। मतलब क्या हुआ? दैट इज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। देन थ्रेट, एनवायरमेंटल थ्रेट। अब थ्रेट के अंदर क्या होता है? आपकी कॉम्पिटिटर्स की वो एडवांटेज, कॉम्पिटिटर्स की इनकम, कॉम्पिटिटर्स की मनी, लीगल एस्पेक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, दिस काइंड ऑफ द थ्रेट। यानी कि इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। अब जैसे कि जियो आया था तो एयरटेल का कोई कंट्रोल था, बार बार ट्राई के पास जा रहे थे कि सर उनको कहिए कि कुछ तो प्राइस रखे। जियो ने कहा मैं 2 साल तक तो फ्री दूंगा, 0 रुपीज पे, और रोज डेटा भी दूंगा 2 GB। लोगों को आदत लगा दी, आदत लग गई रोज की 1.5-2 GB कंप्लीट करने के, तो दैट इज थ्रेट। तो दैट इज शॉर्ट एनालिसिस। समझ में आ रहा है ना? शॉर्ट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। किसी भी बिजनेस का मेरे को एनालिसिस करना होता है तो शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है। बहुत सिंपल है ना? बताओ, मैंने कहा था ना स्कोर कर लोगे इस पेपर के अंदर, अच्छे से स्कोर करोगे। और करना बिल्कुल, देखो मैं काफी मन से पढ़ा रहा हूँ, काफी मजे से पढ़ा रहा हूँ, और आशा है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब आ जाते हैं एक बड़े ऐसे टॉपिक पे, और इसको बहुत जल्दी से मैं कंप्लीट कराता हूँ। बड़ा टॉपिक इसलिए बोला
क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है वास्तविकता में। अगर इसके ऊपर मैं लेक्चर डिलीवर करने आया ना तो यहाँ पे 4 to 5 लेक्चर डिलीवर होंगे, लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अपन 10-15 मिनट के अंदर ये पूरे के पूरे सारे एस्पेक्ट को इसको जान लेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत ईजी है, बिल्कुल ब्रेड एंड बटर, बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा, बस मुझे ध्यान से सुन लेना। देखो टॉपिक क्या लिखा है, मैंने कहा था ना ये आता है टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल इंटरनल टू द एंटरप्राइज। टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट के दो टाइप है, बिजनेस एनवायरमेंट के दो टाइप है, पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आंतरिक एनवायरमेंट, यानी कि कंपनी का खुद का एनवायरमेंट जिसके अंदर कंपनी का स्ट्रक्चर आ गया, वर्क फोर्स आ गई, फेयर पे स्ट्रक्चर आ गया सॉरी। और एक्सटर्नल एनवायरमेंट माफी चाहूंगा, एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट यानी कि कंपनी के गवर्नमेंट के लॉज, कॉम्पिटिटर्स, ये सभी एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आते हैं। अब देखते हैं इंटरनल एनवायरमेंट क्या है, पहले बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं। Internal environment of the business refers to all the factors, forces have a more direct impact of the daily activity of the company. The main factor of the internal environment are customers, supplier। देखना कौन कौन से लिखे हैं बुक के अंदर, कस्टमर लिखा है इंटरनल एनवायरमेंट में, सप्लायर लिखा है, कॉम्पिटिटर्स लिखा है, शेयर होल्डर लिखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लिखा है एंड एम्प्लॉय लिखा है। बोलो बुक में अंदर सब लिख दिया, लेकिन अपन को क्या ध्यान रखना है? मैंने आपको क्या बताया? मैंने जो बताया वही ध्यान रखो। क्या कह रहा हूँ? क्योंकि वो इजी है और वो सिंपल है और वो ज्यादा बुक्स के अंदर वैलिड है, ठीक है। हाँ, वो क्या लिखा है कि हमारे जो इंटरनल कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे सप्लायर, जिसमें हमारे कस्टमर, जिसमें हमारे एम्प्लॉय, जिसमें हमारे स्टेक होल्डर आते हैं, वही कंपनी के इंटरनल एनवायरमेंट है। एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर्स आर द इंक्लूड इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। यहाँ पर लिख रखा है, काट दो, बुक के अंदर दिया हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि अभी ये काट दो। क्यों? क्योंकि डिफरेंट बुक्स हैं, अरे जमाने भर की बुक्स पड़ी हुई है बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर ज्ञान देने के लिए। अब बताओ कॉम्पिटिटिव का हमारा कोई जोर है नहीं है, लेकिन लिख रखा है इंटरनल, लिख दिया कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट करके पीपीटी भी बन गई है, बात शुरू भी हो गई। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको वही दूं, वही डिलीवर करूं, वही कंटेंट दूं जो क्वालिटी हो, जो ज्यादा सही हो, ठीक है। अब देखना बिजनेस एनवायरनमेंट के इंटरनल सिस्टम में क्या आता है? वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम के अंदर याद रखना मींस के कंपनी के रूल्स, एथिक्स, कंपनी का मिशन, विजन, ये वैल्यू सिस्टम है। कंपनी के गोल्स, ये सब वैल्यू सिस्टम के अंदर आते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? वैल्यू सिस्टम के अंदर वापस से बोलता हूँ, मिशन, विजन, कंपनी का गोल, मिशन, विजन, कंपनी का गोल और कंपनी का इथिकल पार्ट, ठीक है, कंपनी का ग्रेवियंस सिस्टम, ये सारे कंपनी के वैल्यू सिस्टम कहलाते हैं। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, टॉप, मिडल और लोअर, ये मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कंपनी का आता है। देन नेचर का मतलब यहाँ पर कंपनी का कोई बहुत सी कंपनियां होती है एग्रेसिव होती है और बहुत सी कंपनियां होती है लीनियंट होती है। एग्रेसिव कंपनी जहां पर हायर प्रोडक्शन वर्क दिया जाता है, लीनियंट कंपनियों में भी वर्क होता है, लेकिन दे आर मोर एम्फेसिस अबाउट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल। लाइक मैं कहता हूं कि बहुत से मैंने कॉलेजेस में काम किया, कुछ कॉलेजेस काफी स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड थे कि सर ये काम आपका आज डेडलाइन हो जाना ही चाहिए। कल वाले वो भी कहते थे कि आज हो जाना चाहिए, लेकिन इफ देयर इन अ इशू, इफ देयर इन अ पॉइंट, लेट अस नो, वी विल हेल्प यू आउट। सो देयर इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज अ डिफरेंट मैं कहता हूँ एक ऑटोक्रेटिव नेचर है, एक डेमोक्रेटिक नेचर है, तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन द ह्यूमन रिसोर्स, HR डिपार्टमेंट, द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, then the company image and the brand value, यानी like the company image and the brand value also covered in the internal environment। क्यों? क्योंकि हम हमारी इमेज खुद बनाते हैं, हम हमारी गुडविल खुद बनाते हैं, दूसरा कोई नहीं बनाता। हम बनाते हैं कि आपने मुझे बनाया है, मैंने आपको नहीं बनाया, हमेशा याद रखना, आपने मुझे बनाया। आप कह रहे हो कि सर आनंद सर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं नहीं कह रहा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं केवल पढ़ाता हूँ, बच्चों को इस लेवल पर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि उन्हें समझ में आ जाए। तो देयर इज अ ब्रांड वैल्यू, देन फिजिकल एसेट्स, जो हमारी कंपनी की फिजिकल एसेट्स लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये हमारी फिजिकल एसेट्स, ये हमारे बिजनेस इंटरनली आएगा ना। अभी मैं सारे इंटरनल के आपको टाइप्स बता रहा हूँ, है ना, वापस से रब कर दिया, इंटरनल के टाइप्स बता रहा हूँ। देन फैसिलिटीज का मीन्स द अपने फिजिकल एसेट से ही है, यहाँ पर बस, ट्रांसपोर्ट, ये फैसिलिटीज के ऊपर है, हॉस्पिटल और इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये भी फैसिलिटी है। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी हमारा इंटरनल के अंदर आता है। इंटेंजिबल यानी कि वो चीजें जो दिखाई नहीं देती, लाइक कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, वो इंटेंजिबल एसेट्स। एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाइक कि मेरे पास एक मौके पे जगह है, मीन्स कि आवर लैंड इज competitive advantage, we have unique formula, we have competitive advantage, we have unique patent, we have competitive advantage,
दिस इज द पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। इन सब पे आपको 5-5 लाइनें तैयार करनी है। कितनी? 5-5 लाइनें तैयार करनी है, आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। समझ में आया ना? टाइप्स ऑफ द एनवायरनमेंट, इंटरनल क्लियर हो गया अपन को। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल इसके बाद ही होना चाहिए, ठीक। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में याद रखना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इज द बियॉन्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की बात होती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? पहला तो माइक्रो लेवल पे, मैक्रो भी दिया, ठीक है। माइक्रो यानी स्मॉल लेवल पे, माइक्रो यानी स्मॉल लेवल पे, और मैक्रो यानी लार्ज लेवल पे। दो तरीके के इसमें भी एनवायरनमेंट बताएं। मंथ के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 2 टाइप कर दिए, नहीं भी करोगे तो चलेगा। देखो अंदर की बात तो ये है, बाकी कर दिए बुक में तो अपन भी कर देना। स्मॉल लेवल पे क्या बताया है? माइक्रो। माइक्रो लेवल पे मींस सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केट इंटरमीडिएट्स। अब मार्केट इंटरमीडिएट्स का मतलब वैल्यू चेन, यानी कि रिटेल आउटलेट, आवर फैक्ट्री आउटलेट, आवर होलसेलर्स, दैट आर कॉल्ड आर मार्केट इंटरमीडिएट्स। अब सप्लायर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, मार्केट इंटरमीडिएट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं। दीज आर ऑल्सो इंक्लूड इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पे सप्लायर भी लिया मैंने, जहां वो डेफिनेशन पढ़ रहा था वहां तो सप्लायर को इंटरनल में लिखा था, लेकिन यहाँ एक्सटर्नल में लिखा। तो सर किस में लिखना है? क्योंकि ये किसी अलग बुक से, वो किसी अलग बुक से, तो सर ऐसा करो कि सप्लायर को एक्सटर्नल में रहने दो। अब वहां पर लिख देना इंटरनल के अंदर केवल एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज ही लिख देना, एम्प्लॉइज और वहां का वैल्यू चेन। ये जो जितने भी पॉइंट्स लिखा है ना मैंने, ये इंटरनल में रहने देना। और एक्सटर्नल में सप्लायर्स, कस्टमर, मार्केट इंटरमीडिएट्स में मैं आपको बता देता हूँ होलसेलर, रिटेलर्स, और फैक्ट्री आउटलेट, कंपनी आउटलेट, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट्स में आते हैं। दैट इज द माइक्रो लेवल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमको इन सब के बारे में 3-3, 4-4 लाइनें याद रखनी है। लाइक व्हाट इज द सप्लायर? द सप्लायर इज वन काइंड ऑफ a supplier who is the supplier the particular raw material for a and there is a beneficial, we have the n numbers of the supplier, we have the strong supply chain management, that's all based on the supplier। ठीक है, इतनी सी बात अपन को याद रखनी है। और एक्सटर्नल में लार्ज लेवल पे कौन से आते हैं? मैक्रो लेवल पे ये है डेमोग्राफी, यानी कि हमारी जलवायु, डेमोग्राफी यानी कि भौगोलिक स्थिति, ठीक है। देन नेचुरल यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट, ओके, ठीक है। देन लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। अब मैं वापस से बता देता हूँ, डेमोग्राफिकल, नेचुरल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, दीज आर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजी कैसी रहेगी? 4G रहेगा, 5G रहेगा, 6G रहेगा। पॉलिटिकल, बीजेपी रहेगी, कांग्रेस रहेगी, आम आदमी की सरकार आएगी। डेमोग्राफी कैसी रहेगी भाई? समतल जमीन रहेगी, पहाड़ आएगा, बारिश होगी, नहीं होगी, क्या होगा? नेचुरल एनवायरनमेंट, क्या क्लाइमेट रहने वाला है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इनमें से एक भी चीज हमारे हाथ में नहीं है, हमको केवल वोट डालने का अधिकार है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन दीज आर द इफेक्ट द बिजनेस, मे अफेक्ट द बिजनेस, यही तो लाइन लिखी थी, दे में अफेक्ट द बिजनेस, ये अफेक्ट करती हैं। सप्लायर अफेक्ट करते हैं, मार्केट इंटरमीडिएट्स अप्लाई करती हैं, कस्टमर अफेक्ट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस कर सकते हैं। सिंपल है ना? एक्सटर्नल सप्लाई आपको समझ में आ गया ना? चलिए, सके तो नहीं हो ना, 27-28 मिनट हुआ है, थोड़ा और सुन लो तो 10-1 मिनट में। मैं चाहता नहीं हूँ इसका सेकंड पार्ट डिलीवर करना, वीडियो बड़ा बनाना, फिर से उसमें व्यूज लाना, ऐसा अपने को फंडे ही नहीं है, अपने कुछ अलग ही फंडे हैं, ठीक है। बच्चे तो कह रहे थे सर 10-10 मिनट के वीडियो बनाओ। अरे बच्चों, थोड़ा थक जाओ, आधे घंटा तो पढ़ाई कर लो, बहुत इजी है। एग्जाम के टाइम पे यही चीजें काम आएगी। किसी बच्चे ने मेरे को बहुत अच्छा कहा कि सर आप एक बार 5 मिनट में और रिवीजन करा दिया करो, मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा और चलेगा। एक बच्चे है कह रहे हैं, और दूसरे बच्चे क्या कहते हैं, सर 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मत बनाया कर। तो ठीक है, मेरा नेचर है, मैं सारी चीज़ें एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ, वन टाइम शॉट, सारी चीज़ें क्लियर। बार बार दूसरे वीडियो पे जाओ, ये करो वो करो, नहीं, एक के अंदर एक यूनिट खत्म। नेक्स्ट, फोकस ऑन स्टडी, डू हार्ड वर्क, रियली देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। और आप सभी कर ही रहे हो यार। 28वें मिनट तक अगर मेरा वीडियो जो भी सुन रहा है, मैं धन्य कहता हूँ उसको, मेरे को इतनी देर झेल पा रहा है। देन पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है। देखो पहला क्वेश्चन तो वो एनवायरनमेंट वाला निकल कर आता है, शॉर्ट एनालिसिस निकल कर आता है। अब आप मेरे साथ सीख गए, एक शॉर्ट एनालिसिस निकल कर आता है, एक वो एनवायरनमेंट वाला निकल कर आता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट बताओ। अब तीसरा क्वेश्चन जो निकल कर आता है वो पोर्टर 5 फोर्स मॉडल निकल कर आता है। आपकी फर्स्ट यूनिट में से अगर ये 3 क्वेश्चन बने ना, एग्जाम के अंदर एक मिल जाएगा। बोलो, आज बोल रहा हूँ बिना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, 3 में से एक तो 100% मिलेगा।
उसके बिना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट ही नहीं हो सकती। ये 3 क्वेश्चन तैयार करके चले जाओगे, 10 मार्क्स आ गए आपके। बताओ 30 मिनट के अंदर मैं आपको 10 मार्क्स दिला रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, वो भी गारंटी से सीना ठोक के कहता हूँ कि आना ही पड़ेगा उसको, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब माइकल पॉटर्स क्या थे। अब माइकल पॉटर्स भाई साहब हार्वर्ड में रहने वाले रहे ये, और हार्वर्ड में थे। हार्वर्ड में इन्होंने एक स्टडी करी और उन्होंने एक अप्रोच दे दी। आप सबको बड़ा जान के दुख होगा कि विदेशी कोई भी अप्रोच देते हैं, कुछ भी मॉडल इंट्रोड्यूस करते हैं, हम तुरंत अपना लेते हैं और अब तुरंत हमारी बुक में आते हैं, स्टूडेंट्स भी पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन क्या करें, यही चलते आ रहा है और यही चल रहा है। पता नहीं कब इसमें बात जागेगी। कुछ उन्होंने बहुत पहले समय के कुछ मॉडल बना रखे हैं जो अब इररिलेवेंट भी हो गए, लेकिन चल रहे हैं। अब ये इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि किसी भी बिजनेस को सर्वाइव होना है या ग्रोथ होने के लिए, क्या कहा है पॉटर साहब ने कहा है कि किसी भी बिजनेस को सर्वाइव और ग्रोथ होने के लिए। देखो मेरी व्यक्तिगत कोई इनसे दुश्मनी नहीं है, काफी आदरणीय व्यक्ति, काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत दुश्मनी क्यों यहाँ पर माइकल पॉटर की जगह किसी सुब्रमण्यम साहब का नाम नहीं आता, किसी रमेश का नाम नहीं आता, क्यों इंडियन उतर कर कहाँ गए थे? क्या इंडिया में कोई मैनेजमेंट पढ़ा नहीं सकता क्या? अरे काफी ज्यादा है, मैं तो केवल एक सागर में बूंद के बराबर हूँ, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति, क्यों हम उनके मॉडल्स नहीं लिखते? ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। चलिए माइकल पॉटर 5 फोर्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 5 फोर्स होती है अगर किसी बिजनेस को ग्रोथ करना है, किसी बिजनेस को सर्वाइव करना है, किसी बिजनेस को आगे बढ़ना है, तो 5 फोर्स के अंदर वो जिस तरीके से बिहेव करता है बिजनेसमैन या बिजनेस जिस तरीके से बिहेव करता है वो उस बिजनेस की ग्रोथ बताती है। आगे बढ़ता हूं, समझ में आया ना कि अगर उन 5 फोर्सेस को अगर वो समझ लेगा तो वो उस बिजनेस में ज्यादा उसकी ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये उनका 5 फोर्स मॉडल है। ठीक है, पहला उन्होंने दिया है, हाँ यहां से चलता हूं मैं, थोड़ा सा विजिबल होगा ही, आपको नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, पीपीटी में दिख जाएगा आपको, पीपीटी अभी टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएगी। पहला दिया है बार्गेनिंग पावर्स ऑफ द बायर, मींस कि आपके बिजनेस से जो बायर बाय करते हैं, यानी कि कस्टमर जो प्रोडक्ट बाय करते हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी है, क्या वो ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं या लेस बार्गेनिंग करते हैं। अगर ज्यादा बार्गेनिंग करेंगे तो आपको आपका मार्जिन कम रखना पड़ेगा, और लेस बार्गेनिंग करेंगे तो आप मार्जिन हाई रख सकते हो। ठीक है, अगर आपका मोनोपोली इन द प्रोडक्ट है तो आप बार्गेनिंग पावर उनकी लेस होगी और आप अपना प्रोडक्ट हाई रख सकते हो। तो बार्गेनिंग ऑफ द बायर डिसाइड योर द बिजनेस ग्रोथ। देन थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर आपके प्रोडक्ट के ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो आपको डरने की जरूरत है, तब आपका बिजनेस एस्पेक्ट द प्राइसिंग मॉडल डिफरेंट होगा। देयर इज इनका सेकंड फोर्स था। थर्ड फोर्स दिया है राइवरी अमंग द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, यानी कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी आपकी प्रतिस्पर्धा कितनी है। अगर ज्यादा प्रतिस्पर्धा है तो देयर इज अ कट थ्रू कंपटीशन, लाइक पेप्सी और कोक में चलता है। क्या चलता है पेप्सी कोक में? उसमें यह चलता है कि अगर पेप्सी ने जो प्राइस कम किए हैं तो कोको कोला को भी वो प्राइस कम करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज अ राइवरी। अगर मतलब उनके बीच में झगड़ा है, अगर वो कम नहीं करेगा तो लोग दूसरे ब्रांड की ओर स्विच हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट लगेगा और कट थ्रू कंपटीशन चलता है। इसी तरीके से डिफरेंट इंडस्ट्रीज में चलता है। अगर ये ना हो जैसे कि सिप्ला और हिमालय की कंपनी के वो दवाइयां हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, हिमालय की प्राइस लेके बैठा है, सिप्ला की प्राइस लेके बैठा है, हिंदुस्तान बायोटेक उसकी प्राइस लेके बैठा है, कोई कंपटीशन नहीं है, देयर इज अ सब्स्टिट्यूट। हिमालय के अंदर भी सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट मेडिकल की दवाइयां, लेकिन इतना कंपटीशन नहीं है, तो उनके मार्जिन हमेशा हाई रहते हैं, इसीलिए मेडिकल इंडस्ट्री में मार्जिन हाई रहते हैं। समझ में आया? ठीक है। एंड देन बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, एक तो बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर थी जो आपसे खरीदते हैं, देन बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर यानी कि जो आपको सप्लाई कर रहे हैं, अगर उनकी भी बार्गेनिंग पावर हाई है तो क्या होगा, वो आपको ज्यादा कॉस्टली आइटम सेल करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि वो ज्यादा कॉस्टली आपको आइटम सेल कर रहे हैं। देन थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रीज, यानी कि कोई नया बिजनेस में नया आएगा तो वो एकदम से वार्निश कर जाएगा, क्या पूरा का पूरा क्लीन कर जाएगा, या वो उसको बिजनेस में सर्वाइव होने में टाइम लगेगा। लाइक जियो मार्केट में आया तो वोडाफोन आइडिया को एक होना पड़ा, ठीक है, टाटा कंपनी को, छोटे रिलायंस कंपनी जो चाहिए थी उसके भैया की कंपनी, उसको बंद होना पड़ा। तो देयर इज अ थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रीज, यहाँ भारतीय एयरटेल के शेयर को डाउन होना पड़ा, बीएसएनएल को लूप होल में आना पड़ा, तो क्या हुआ, तो थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रीज, देयर इज अ 5 फोर्स। उन्होंने कहा हर बिजनेस के ऊपर कुछ फोर्सेस लगते हैं, लाइक बायर के। अब मैं इसको फिर से समझा दूं, बहुत इजी है, बहुत आसान है।
पॉटर साहब ने कहा कि हर बिजनेस के ऊपर कुछ फोर्सेस लगते हैं, अगर ये बिजनेस उन फोर्सेस को झेल लेगा तो एक बिजनेस ज्यादा ग्रोथ करेगा। पहला कहता है बायर के बार्गेनिंग पावर, यानी बायर जब कितना आपसे बार्गेनिंग करता है, अगर हायर बार्गेनिंग करेगा तो आपको मार्जिन लो मिलेगा। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर, यानी सप्लायर भी हाई बार्गेनिंग करेगा तो आपको कॉस्ट ज्यादा आएगी क्योंकि प्रोडक्ट हाई मिलेगा। तीसरा कहता है कि नई एंट्री अगर कोई आ जाएगी मार्केट में, अगर उसका नई एंट्री का जो थ्रेट है कितनी आती है, किस कैपिटल से आती है, उसके अगर आपको फोर्स को चेक करना होता है। देन सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट हमेशा रहता है, आपका जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, सर्विसेज चेक हो रही है, उसमें कितने सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। देन आपकी राइवरी यानी कॉम्पिटिटर्स के कितने बीच में प्रतिस्पर्धा जो है वो फास्ट है, राइवरी जो है वो कंपटीशन जो है वो हाई है कि लो है। जैसे लो होगा मेडिकल इंडस्ट्री में तो प्रोडक्ट की वैल्यू हाई रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाई होगा जैसे कि पेप्सी और कोक में तो आपको प्रोडक्ट की वैल्यू इक्वल रखनी होगी, यानी कॉम्पिटिटर प्राइसिंग मॉडल अडॉप्ट करना होगा। आई होप क्लियर हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, ठीक है। लास्ट टॉपिक है अपना 5 यूनिट का और 35 मिनट हो गए, लेकिन मेरे को ये कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। आप भी सोच रहे होंगे सर इधर उधर की बातें करी इसलिए समय लग गया, लेकिन 35-40 मिनट के अंदर एक यूनिट निपटा रहा हूँ। कुछ तो मतलब ये सोचो कि किस रफ्तार से मैं चल रहा हूँ, बड़े मजे से। आप भी सोच रहे होंगे कि 35 मिनट। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या होती है? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी इज बेसिकली मीन हाउ वी डेवलप आवर बिजनेस फॉर कॉम्पिटिटर्स, हाउ वी डेवलप आवर बिजनेस फॉर कॉम्पिटिटर्स, कि हम हमारे कॉम्पिटिटर्स के लिए अपना बिजनेस को किस एस्पेक्ट से डिलीवर कर रहे हैं, और इसकी एक पॉलिसीज है, इसकी एक स्ट्रेटजीज है। अपन ये सारी चीजें देख लेते हैं। द कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट बिजनेस यूजेस टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए इन द मार्केट। इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एग्जीक्यूटिंग एक्शन एंड अलाउ अ बिजनेस टू इंप्रूव इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन, यानी बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एड मिले, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, सक्सेशन प्लानिंग हो सके, दैट इज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। अब इसका एक छोटा सा चार्ट है, जरा जल्दी से देख लेते हैं क्या कह रहा है ये चार्ट। ये चार्ट ये कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के अंदर देखना, यहाँ पर एक्स एक्सिस लिख दिया, यहाँ पे वाई लिख दिया। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, कलर इसका हम लेते हैं थोड़ा सा डार्क, हाँ ये ले लिया। यहाँ पर देखो ब्रांड लिखा है, यहाँ पे नैरो लिखा, ब्रॉड लिखा है, यहाँ पे नैरो लिखा है, यहाँ पे कॉस्ट लिखा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिखा है। देयर इज अ वन काइंड ऑफ मैट्रिक्स व्हिच डिस्कस अबाउट द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। देखो जहां पर हमारी कॉस्ट भी कम है और मार्केट वेयर द बिजनेस कॉम्पिट्स, यहाँ जहां पर हमको बिजनेस को कंपटीशन में लगाना है, और सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जहां पर कॉस्ट भी नैरो है और जहां पर मार्केट भी नैरो है, वहां पर कॉस्ट के ऊपर फोकस करना है। मतलब कि वहां पर मार्केट के अंदर कंपटीशन है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल नील है, तो वहां पर हम क्या चाहेंगे कि कॉस्ट कम से कम इमर्ज हो, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जहां पर मार्केट में कंपटीशन हाई हो गया, वहां पर कॉस्ट लीडरशिप, वहां पे भी हमको लो कॉस्ट रखनी है। यहाँ पर जो जिसकी कॉस्ट कम होगी, याद रखना कंपटीशन हाई हो गया, ठीक है, जब कंपटीशन हाई हो जाएगा तो जिसकी कॉस्ट कम होगी वही तो मार्केट में विजेता होगा, जो सस्ते में दे पाएगा। जैसे जियो और एयरटेल, रिलायंस, इन सब में क्या हुआ, जियो ने कहा जीरो, बिल्कुल कॉस्ट कम, तो देयर इज कॉस्ट लीडरशिप, जिसकी कॉस्ट सबसे कम, जिसकी प्राइस सबसे कम, वही जीतता है। तो जब जहां मार्केट में कंपटीशन हाई हो और जहां पे मार्केट में कंपटीशन कम हो, तो वहां पे भी कॉस्ट पे फोकस रहता है, लेकिन कम फोकस रहता है, वहां पे मार्जिन पे भी फोकस रखते हैं। इसमें याद रखना, यहाँ पे मार्जिन में भी फोकस रखा जाता है। किस पे? मार्जिन, यानी प्रॉफिट पे भी फोकस रखा जाता है, ठीक है। हाँ, अब देन जहां पर डिफरेंशिएशन होता है, जहां पर सोर्सेज ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में डिफरेंशिएशन होता है, वहां पर हम प्रोडक्ट के ऊपर नीश पे डिफरेंशिएशन, फोकस ऑन नीच, यानी कि नीश के अभी अपन एक्सप्लेन कर देता हूं, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन लीडरशिप। अब याद रखना, जहां पर कंपटीशन तो नैरो है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेरे को ज्यादा मिल गया है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिफरेंशिएशन से मिल गया है, वहां पर मैं मेरे डिफरेंशिएशन पे फोकस करूंगा। नहीं समझ में आया? चलो छोटे से एग्जांपल से समझता हूं। एक एक्सिस पे पूरा रब कर देता हूं आपके लिए। एक एक्सिस पे मैंने लिखा है मार्केट का बिजनेस कंपटीशन, और दूसरे एक्सिस पे लिखा है सोर्सेस, कि यहां पर मेरे पास उस बिजनेस कंपटीशन को जीतने के लिए कितने सोर्सेस। यहाँ पे तो लिखा है मार्केट में कितने बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्पिटेंस ज्यादा है, कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, यहाँ पे नैरो होगा, यहाँ पे ब्रॉड होगा।
इतनी तो बात समझ में आ गई कि कॉम्पिटेंस कम होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे सेम, यहाँ पे कॉस्ट कम होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, कहीं पे सोर्सेज में कॉस्ट कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी। तो यहाँ भी नैरो और ब्रॉड ही है। जब दोनों जगह नैरो आए तो कॉस्ट के ऊपर फोकस करना है, जब फर्स्ट जगह ब्रॉड आ जाए तो कॉस्ट के लीडरशिप, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा और कम होगी वो जीत जाता है। ये जियो का एग्जांपल खत्म हो गया। और जहां पर में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो, मतलब कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि देखिए फ्रेंच फ्राइज हमको मैकडोनल्ड में भी मिल रहे हैं और 25 दुकानों पे और मिल रहे हैं, लेकिन मैकडोनल्ड वाले ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज बिकते हैं, ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, क्योंकि तो क्वालिटी ऑफ द कंट्रोल है उनके ऊपर, एक प्रोडक्ट उनकी पर्टिकुलर टेक्निक है। तो दैट इज फोकस एंड ऑन डिफरेंशिएशन ऑन देयर पर्टिकुलर नीश, यानी कि उसके अंतर्गत नीश, यानी कि पर्टिकुलर जाल होता है, नीश को उसे जाल बोलते हैं, उसके अंतर्गत पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो कैटेगराइज होते हैं। देन डिफरेंशिएशन लीडरशिप, जब मार्केट में कंपटीशन भी ब्रॉड हो और डिफरेंशिएशन भी ब्रॉड हो तो डिफरेंशिएशन लीडरशिप स्टाइल यहाँ पर मैटर करती है। केवल इतना से याद रखना, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। यहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन लीडरशिप की स्टाइल अपनानी होगी, यहाँ पर कॉस्ट की अपनानी होगी, यहाँ पर कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन फोकस। ये लास्ट पॉइंट है। 40 मिनट्स के अंदर अपन ने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, पूरी एक यूनिट निपटा दी। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे जरूर बताएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर बोलना, फिर से अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।